तो इंडिकेटर हमने स्टार्ट किया था, तो अब सुन ले इसमें ध्यान से। तो इंडिकेटर जो हमने पढ़ा था उसी में बोल रहा हूँ। अच्छा, इंडिकेटर के लिए हमने उसमें लास्ट में पीएच एंड पीओएच के फॉर्मूले, लेकिन जो एसिडिक इंडिकेटर होता है या जो बेसिक इंडिकेटर होते हैं उनके लिए पीएच एंड पीओएच रेंज पढ़ी थी हमने। अब उसी को सुनना ध्यान से, जो पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर है उसी का एक और क्वेश्चन। तो पीएच रेंज ऑफ एसिडिक इंडिकेटर पीके प्लस माइनस वन होती है, पीएच रेंज पीकेबी प्लस माइनस वन होती है। अब उसी में एक और पॉइंट लिख लें पीएच रेंज के लिए ही, नो वर्किंग कंडीशन। नो वर्किंग कंडीशन मतलब कब इंडिकेटर वर्क नहीं करता है। जैसे होता हमने बफर के लिए पढ़ी थी थर्ड एक और पीएच रेंज या पीओएच रेंज के साथ मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन। अच्छा, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन क्या थी? सॉल्ट टू वीक एसिड या सॉल्ट टू वीक बेस कंसंट्रेशन रेशियो इन बिटवीन 0.1 to 10 और इक्वल हो 1:1 रेशियो हो। लेकिन यहां ध्यान सुना, कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज तभी शो कर सकता है जब उसकी पीएच चेंज होती रहे। अगर उसकी पीएच चेंज होती रहेगी तभी वो अपना कलर चेंज शो कर सकता है। अगर उसकी पीएच कांस्टेंट हो गई तो वो कलर चेंज शो नहीं करेगा। अब जो बफर में मैक्सिमम बफर एक्शन की कंडीशन थी, मतलब रेशियो 1:1, वही यहां पर नो वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडिकेटर हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका रीजन, बिकॉज अगर मैं एसिडिक इंडिकेटर की बात करूं तो बता यहां पर आयनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म आईएन और HIN होती है ना, और इनका रेशियो या कंसंट्रेशंस इक्वल हो गई तो पीएच वाला फॉर्मूला बता, इसका क्या था? पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग आईएन माइनस अपॉन HIN कंसंट्रेशन, और log 1 रख दोगे उस फॉर्मूले में तो pH इक्वल्स टू pKa आ जाएगा ना। और pH इक्वल्स टू pKa आया तो बता, जब तक pKa चेंज नहीं होगा तब तक pH नहीं बदलेगी, और pK डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बता, टेम्परेचर अगर नहीं बदला तो pH भी बदलेगी क्या फिर? तो बता, इस कंडीशन में pH कांस्टेंट हो जाएगी ना इंडिकेटर की, और कांस्टेंट हो गई तो वो कलर चेंज शो नहीं कर सकता। इसलिए क्या बोला इसको? नो वर्किंग कंडीशन, जो कि बफर में मैक्सिमम बफर एक्शन की कंडीशन थी। तो ये वाला पॉइंट अलग है, बाकी सब फॉर्मूले थ्योरी बता सब बफर की जैसी है। इसकी फॉर्मुलेज हमें बफर के याद है, पीएच रेंज याद है उनकी, तो इसके भी फॉर्मूले याद, लेकिन ये अलग है, लिख लेना। तो नो वर्किंग कंडीशन, लेकिन अगर बेसिक बफर हो तो बता वहां पर पहली चीज तो पीएच का फॉर्मूला या पीओएच का, और वहां आयन कौन होता है? बेस का केटायन, उनका रेशियो 1:1। तो बता यहां पर पीएच आएगी पीकेबी के इक्वल या पीओएच? पीओएच आएगी। लेकिन पीएच अगर लानी हो तो बता इसको 14 में से माइनस भी करना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका इंडिकेटर का।
जिसके क्वेश्चन कंपटीशन में 95% इसका जो क्वेश्चन आता है इंडिकेटर में, वो मैं बता रहा हूं, और वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा। सुन ले, क्वेश्चन पहले बोल रहा हूं, वो तुम्हें एसिड एंड बेस के फॉर्मूले लिख कर देगा, मींस एसिड बेस लिख कर देगा, और पूछेगा इनकी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है, कौन सा इंडिकेटर सूटेबल नहीं है। तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है या नहीं? तो उसके लिए ध्यान सुनना है, सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूं, जब भी वो बोले इंडिकेटर सूटेबल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि उनमें से स्ट्रॉन्ग है कौन है, वीक कौन है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन अभी लिखने वाला हूं, ये है 4 टाइप्स की होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस। अब 4 टाइप की क्यों बोला? क्योंकि बता टाइट्रेशन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन ही होता है ना। न्यूट्रलाइजेशन जब 4 टाइप का करवा सकते हैं, तो टाइट्रेशन भी 4 टाइप की होगी। लेकिन अब प्रैक्टिकल यूज, जो हमने ये पीएच रेंज पढ़ी, पीएच रेंज का प्रैक्टिकल यूज क्या है, कि ये हमने पीएच रेंज डिफाइन की क्यों, ये पढ़ा क्यों हमने, उसका रीजन पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, कि हमें कैसे डिसाइड करेंगे हम प्रैक्टिकली कि कौन सा इंडिकेटर कौन सी टाइट्रेशन में यूज होता है। क्योंकि हम किसी भी इंडिकेटर को किसी भी एसिड बेस टाइट्रेशन में काम में नहीं ले सकते। वो इंडिकेटर कौन सी टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है, वो प्रैक्टिकली डिसाइड कैसे करते हैं। तो जिस इंडिकेटर की पीएच रेंज, मतलब वर्किंग पीएच रेंज, उसकी पीएच रेंज ऑफ टाइट्रेशन से मैच करती है, उसको उसमें वो इंडिकेटर काम आ सकता है। अब ये कैसे लाते हूं बता दूंगा अभी मैं। पीएच, अब ये पहली चीज, लेकिन जो अब मैं ये बता रहा हूं इसको बस ध्यान सुनना, लिख भी लेना पहले, फिर मैं समझा दूंगा इसको। तो टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन हम 4 टाइप्स की पढ़ते हैं, लिख लें। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड फोर्थ वीक एसिड वीक बेस की। और पीएच रेंज ये हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। पीएच रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन ये होती है इन बिटवीन 3 to 11। 3 to 11 मतलब क्या है कि मिनिमम 3 हो सकती है प्रैक्टिकली, मैक्सिमम 11 हो सकती है, बट इसके बीच में भी कोई भी हो सकती है। अब ये कैसे लाते हैं वो अभी मत सोचना, सिंपल से हमें बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो आता है वो हमारा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सेकंड में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस जब न्यूट्रल होगा, तो कंप्लीटली न्यूट्रल जब करेंगे तो सॉल्यूशन में एसएडब्ल्यूबी सॉल्ट बचेगा ना। अच्छा था, एसएडब्ल्यूबी सॉल्ट का नेचर क्या होता है? एसिडिक। तो बता इसकी पीएच रेंज कभी भी 7 से ज्यादा हो सकती है क्या? तो कितनी होगी? मिनिमम 3, वही इसी को आधा कर दो तो 3 to 7। अब तुम बता दो थर्ड की क्या होगी? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या होगी बताओ? 7 to 11, क्योंकि बता वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनेगा, तो बेसिक तो 7 to 11। अच्छा, वीक एसिड वीक बेस, इनका WaWb सॉल्ट बनेगा ना। अच्छा, WaWb सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल या ऑलमोस्ट न्यूट्रल? तो वो स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, या एग्जैक्टली न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इनकी पीएच रेंज स्लाइटली एसिडिक मतलब 6.5, स्लाइटली बेसिक 7.5, मतलब इसके बीच में ही होती है। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी बताइए उसी पर बेस क्वेश्चन हुआ यहाँ पर। ये पीएच रेंज ये हमें ध्यान रखना है। अब लेकिन कौन सा इंडिकेटर कौन सी टाइट्रेशन में काम आएगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन में कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, मतलब मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, फिनॉल रेड, मिथाइल रेड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में मिथाइल ऑरेंज, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोल्फथलीन, और WaWb में फिनॉल रेड। अब एक ये हमने इंडिकेटर सब क्यों लिख दिए, उसका रीजन तो है, एग्जैक्ट रीजन तो, कि इन सारे इंडिकेटर्स की जो पीएच रेंज होती है वो 3 to 11 के बीच में आती है, इसलिए सब यूज कर सकते हैं। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली हमें कौन सा इंडिकेटर चेक यूज करना है वो बता, हमें वर्किंग पीएच रेंज पता इंडिकेटर की तभी बता सकते हैं ना, लेकिन वो याद करना पॉसिबल नहीं है।
तो अब मैं सिंपल सा बोल रहा हूं इन सब में, बस जब भी वो तुम्हें एसिड बेस लिख कर दे दे और पूछे इसके लिए कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है या नहीं, बस हमें एक चीज चेक करना, जो मैं 2 लाइन लिखवाऊंगा उससे हमारे 95% क्वेश्चन हो जाएंगे। बस हमें एक चीज चेक करनी है कि जो भी एसिड बेस के फॉर्मूले लिखे हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। वीक से मतलब नहीं है, खाली स्ट्रॉन्ग ढूंढना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, बस ये हमें चेक करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे चेक करना है, तो अब जो भी एसिड बेस हो तो लिख लें 2 लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं, जिनसे हमें ये सूटेबल इंडिकेटर रटने की जरूरत नहीं है। लिखें, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड, if strong acid is involved in, if strong acid is involved in, strong acid is involved in titration, involved in titration, then MEOH, then MEOH can be used as indicator, means methyl orange can be used as indicator. Next point लिखें, if strong base, if strong base is involved in the titration, strong base is involved in the titration, then HPH, phenolphthalein, HPH can be used as indicator, can be used as indicator, can be used as इंडिकेटर। अब दोबारा पढ़ो क्या लिखा है, बस तुम्हें चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जो अभी हमने सारे इंडिकेटर लिखे सूटेबल, इन सब में चेक कर लो। अच्छा द फर्स्ट थर्ड में कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन काम आता है, फिनोफ्थलीन। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज। अच्छा यहां पर एक ध्यान से तुमने चीज देखी हो कि जो भी इंडिकेटर है वो अपने ऑपोजिट सॉल्यूशन में काम आ रहा है। मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर है तो किसमें काम आया, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मिथाइल और फिनोफ्थलीन एसिडिक इंडिकेटर तो किसके साथ काम आया, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब याद रखना भी सिंपल है, स्ट्रॉन्ग बेस में ऑपोजिट वाला यूज करोगे फिनोफ्थलीन, स्ट्रॉन्ग एसिड में ऑपोजिट वाला मिथाइल ऑरेंज। अब यहां देख सकते हो थर्ड में बताया स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए फिनोफ्थलीन सुटेबल इंडिकेटर, सेकंड में स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए मिथाइल ऑरेंज, फर्स्ट में दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों में से कोई भी एक, फोर्थ में दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दोनों ही में काम नहीं आने। थर्ड नया काम है फिनॉल रेड। अब क्वेश्चन ये लिख ले, जिससे हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक एक लाइन के, वो तुम्हें इस तरह से पेयर बना के दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज होगा। तो बता फर्स्ट में कौन सा यूज होगा, बोलो बता क्या चेक करना, ओनली स्ट्रॉन्ग ढूंढना, वीक से मतलब नहीं हमें। तो बताओ HBr, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक से मतलब नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कौन यूज होगा, मिथाइल ऑरेंज। तो वो तुम्हें 4 इंडिकेटर्स के नेम लिखेगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर इन दिस टाइट्रेशन। अच्छा सेकंड में बताओ, क्योंकि बता यहां कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिनोफ्थलीन कैन बी यूज्ड। अच्छा थर्ड में बताओ, फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज में से कोई भी एक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी है या स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए मिथाइल ऑरेंज कैन बी यूज्ड, स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए फिनोफ्थलीन कैन बी यूज्ड। तो बता 95% क्वेश्चन आज तक कंपटीशन में आया वो ये वाला है इंडिकेटर के, जो एक लाइन का कि कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है।
अब इसी का न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट क्लास में पीएच का फॉर्मूले पढ़े थे एसिडिक बेसिक इंडिकेटर के, उनका भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। लेंगे an acidic indicator, an acidic indicator has pKa value, an acidic indicator has pKa value, बोर्ड पर लिख लें 5.3, pKa 5.3, 5.3 in a solution, in a solution it is found to be, it is found to be 80% ionized, 80% ionized. Find pH, find pH. करेक्ट, और एक लाइन का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है। एसिडिक इंडिकेटर वो खुद बोल रहा है तो पीएच का फॉर्मूला एसिडिक इंडिकेटर का pKa प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म कंसंट्रेशन अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर्म कंसंट्रेशन। और हमने बोला कंसंट्रेशन वो डायरेक्ट नहीं देता है, परसेंटेज की फॉर्म में देता है, आयंस की या अनआयनाइज्ड फॉर्म की, और pKa वैल्यू उसने खुद ने ही दे दी तो 5.3 प्लस लॉग आयनाइज्ड फॉर्म कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन यूज करोगे ओनली परसेंटेज। अब बताओ उसने क्या लिखा है 80% आयनाइज्ड होता है तो अनआयनाइज्ड कितना हुआ 20%। तो बताइए लॉग 4 हो गया 0.60, ऐड कर दोगे डायरेक्ट आंसर 5.90। तो एक लाइन का क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल भी इसका सिंपल सा होना है और ये भी मिल जाता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसका। तो बता मीनिंग क्लियर है। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे बोलूं अगर डायरेक्ट कि ये बेसिक इंडिकेटर होता तो बता फिर POH होता pKb प्लस लॉग IN प्लस अपॉन INOH, लेकिन है तो आयनाइज्ड अपॉन अनआयनाइज्ड ही, तो ये POH हो जाती, 14 में से माइनस कर दे 8.1 आंसर। तो ये क्लियर सबको। ये तो इंडिकेटर के क्वेश्चन तुमने बफर वाले किए होंगे तो उनके बीच में मतलब इंडिकेटर्स के क्वेश्चन थे। एक्सप्रेशन सही करो, और बोला भी था तुम्हें मॉड्यूल लाने के लिए आज। तो लिख लो नेक्स्ट टॉपिक उसी में, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक वीक एसिड्स, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक वीक एसिड्स। बेसिस ये जो वीक एसिड्स हैं ये हमने पहले भी पढ़े स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में इसके, लेकिन वहां हमने हमेशा पढ़े थे मोनोबेसिक वीक एसिड्स। लेकिन ये मोनोबेसिक है या पॉलीबेसिक है, मतलब जिनकी बेसिसिटी मोर देन 1 हो। तो एग्जाम लिख लें बोर्ड पर से H3PO4, H3PO3, द H3PO4 की बेसिसिटी 3, H3PO3, H2CO3, H2S सबकी 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन, तो बेसिसिटी मोर देन 1। तो अब एक चीज सुनना, पहले तो जो हमने ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ लिया, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ उसमें हमने H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, यहां भी इनकी पीएच पूछेगा, लेकिन मतलब वहां पर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू रूट KA इंटू सी, वो मैं अब यहां यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो फॉर्मूला था मोनोबेसिक वीक एसिड के लिए और ये है पॉलीबेसिक वीक एसिड। तो इसमें जो मैं बोलूं थ्योरी बहुत ध्यान सुनना होगी, हमें वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए ये, क्योंकि यहां जो मैं इक्वेशन लिखना बताऊंगा वो भी न्यूमेरिकल में काम आएगी, इसलिए ध्यान सुनना। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जैसे पॉलीबेसिक वीक एसिड हमने एग्जांपल ले लिया H3PO4 का, इसको यूज कर रहा हूं। तो H3PO4 अगर क्वेश्चन में बोलता है H3PO4 का ओवरऑल डिसोसिएशन हो रहा है,
ओवरऑल डिसोसिएशन। तो ध्यान रखना, किसी भी पॉलीबेसिक वीक एसिड का बोल दे ओवरऑल डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब जितनी उसकी बेसिसिटी है उतने H प्लस आयन वो एक साथ लूज करेगा। तो ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ H3PO4 बोला, तो उसका मीनिंग क्या है, ये अपने तीनों H प्लस आयन एक साथ लूज करेगा। तो 3H प्लस आयन प्लस फॉस्फेट आयन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड? इसलिए इनका डिसोसिएशन 100% या पार्शल, और पार्शल होगा तो इक्विलिब्रियम यहां भी होगा ना। लेकिन यहां तीनों H प्लस आयन एक साथ लूज हुए, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka, उसका भी नेम हम बोलेंगे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वो कई बार तो मैं न्यूमेरिकल में लिखेगा ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसका मीनिंग क्लियर है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब सारे। लेकिन अब ध्यान सुनना, हमने बोल दिया अभी तो कि ये तीनों H प्लस आयन एक साथ लूज करता है, बट इन एक्चुअल ये एक साथ तीनों लूज नहीं करते, एक एक करके लूज करते हैं। तो वो उनको कैसे बोलेगा, वो बोलेगा फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन, थर्ड डिसोसिएशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले तो ही एक एक करके लूज करवाना। अगर वो ओनली बोल दे डिसोसिएशन हो रहा है तो हमेशा ओवरऑल मानेंगे। ओके अभी तक बता, कभी भी बोला डिसोसिएशन हो रहा है तो जितने H प्लस आयन लूज कर सकता है सारे एक साथ लूज करवाते हो ना। लेकिन वो बोले फर्स्ट डिसोसिएशन हो रहा है इसका, तो फर्स्ट डिसोसिएशन मतलब H3PO4 एक H प्लस आयन ही लूज करेगा, और दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ ही रह जाएंगे। लेकिन मतलब एसिड जब H प्लस आयन लूज करता है तो एनायन बनता है ना, और +1 चार्ज निकला तो -1 चार्ज। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा था Ka लिखोगे K1, Ka1 क्यों, क्योंकि ये एक ही तो H प्लस आयन लूज कर रहा था। अच्छा नेम क्या बोलूंगा, पूरा बोलना, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब ओवरऑल लूज करे सारे एक साथ तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला, और फर्स्ट डिसोसिएशन हुआ तो उसका कांस्टेंट क्या बोल देंगे, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इस फर्स्ट डिसोसिएशन की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी उसको क्या बोल देंगे, अल्फा 1। तो अल्फा 1 क्या है, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1। अच्छा बता, सेकंड डिसोसिएशन अगर होगा, ध्यान से दाना, सेकंड डिसोसिएशन में H प्लस आयन कौन लूज करेगा, H3PO4 या H2PO4 माइनस? अब तो इसके पास है ना रिप्लेसेबल, तो H2PO4 माइनस लूज करेगा, और इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी उसको अल्फा 2 बोल दोगे। लेकिन एक H प्लस आयन लूज होगा तो बता, अब -1 चार्ज और बढ़ेगा ना, क्योंकि +1 चार्ज निकला तो -1 चार्ज और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको क्या बोल देंगे, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा थर्ड डिसोसिएशन बोलूं तो HPO4 -2 लूज करेगा अब इसको, और इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फा 3, H प्लस आयन और फॉस्फेट आयन में ब्रेक होगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka3, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलोगे। तो थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो बता यहां दो तरह के डिसोसिएशन देख लिए हमने, ओवरऑल डिसोसिएशन और इंडिविजुअल डिसोसिएशन। लेकिन अब क्वेश्चन सुनना, इस टॉपिक को आइडेंटिफाई कैसे करना है तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में। अगर वो लिख दे क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लें साथ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दे तो ही इस टॉपिक को मानोगे, या ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दे तो बताइए क्लियर सबको। अच्छा यहां पर मैं तुमसे पूछूं, लिख लिख के बता दो, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है द इक्वेशन 1, अगर मैं तुमसे सिंपली ये पूछूं कि इक्वेशन 1 2 3 4 सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन के एडिशन से ऑब्टेंड होगी या सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से ऑब्टेंड होगी या सब्ट्रैक्शन से इक्वेशन, मतलब हेस लॉ के अकॉर्डिंग तीनों इक्वेशंस को ऐड करो तभी तो प्रोडक्ट साइड 3H प्लस आयन आएंगे, और ये H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस कैंसिल, HPO4 -2 HPO4 -2 भी कैंसिल, तो ओनली, तो बता इक्वेशन 1 जो है वो 2 3 4 को
ऐड करने पर ऑब्टेन्ड होगी ना, तो इक्वेशन 1 विल बी ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ 3 रिएक्शंस। और एक चीज ध्यान रखना, रुक जा, सुन लो, पूरी चीज सुन ले। मैं यहाँ पर जो मैं बोला हमारे काम की चीज, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो कई बार हमें सुनना ध्यान से। Ka1, Ka2, Ka3, ये तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। Ka1, Ka2, Ka3 दे देगा और बोलेगा ओवरऑल Ka लाओ। मतलब इन तीनों में रिलेशन चाहिए ना इसके साथ। तो यहां ध्यान सुनना, जब भी कोई इक्वेशन गिवन इक्वेशंस के एडिशन से ऑब्टेन्ड होती है, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो डिजायर्ड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। मतलब जो इक्वेशन ऐड हो रही है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल आ जाएगी इक्वेशन। अब ये कैसे हमने बोला, इसका रीजन तो सुन ले, सिंपल सा। अच्छा, हम बोलते हैं Ka, K1, K2, K3 ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बट बता एक्चुअल में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो मैं अगर इनका एक्सप्रेशन लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का Ka का, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखूंगा। Ka1 का भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तीनों चारों के एक्सप्रेशन लिखो और K1, K2, K3 को मल्टीप्लाई कर दो, ओनली इसका एक्सप्रेशन बचेगा। तो शॉर्ट कंक्लूजन याद रखने के लिए कि जब भी इक्वेशंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट होती है तो डिवाइड हो जाते हैं। बस यहाँ डेल्टा एच की तरह मत कर लेना कि ऐड कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होते हैं, इसलिए वो मल्टीप्लाई डिवाइड होने पर ही कैंसिल होंगे। तो यहां पर लिख लें, तो द Ka ओवरऑल। अब आगे से डायरेक्ट ये कंक्लूजन याद रखेंगे, तो बता K1, K2, K3। अच्छा, इसमें एक और चीज सुन लें साथ में, यहां पर H3PO4 की बेसिसिटी 3 थी, इसलिए ये 3 स्टेप्स में ब्रेक हुआ ना। लेकिन इसकी जगह H2S ले लूं तो 2 स्टेप्स में ब्रेक होगा, तो फिर ओवरऑल Ka क्या आएगा बताओ, Ka1 इंटू Ka2। तो जितने स्टेप्स में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, या अच्छा Ka का रिलेशन आ गया ओवरऑल और इंडिविजुअल का, तो Pka का भी ला सकते हो, लेकिन Pka तो माइनस लॉग में होता है, तो दोनों साइड्स का नेगेटिव लॉग ले ले। तो माइनस लॉग लेंगे दोनों साइड्स का, तो माइनस लॉग Ka, ये माइनस लॉग x इंटू वाई इंटू जेड, तो लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो बता क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग Ka1 लिख लें, माइनस लॉग Ka2, माइनस लॉग Ka3, यही लिखेंगे क्योंकि माइनस लॉग ले रहा हूं ना दोनों साइड का। और माइनस लॉग Ka क्या होता है, Pka, माइनस लॉग Ka1 Pka1, माइनस लॉग Ka2 Pka2, माइनस लॉग Ka3 Pka3। तो यहां पर ओवरऑल Ka जो होता है वो इंडिविजुअल Ka के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, लेकिन ओवरऑल Pka मल्टीप्लीकेशन या सम के इक्वल, इंडिविजुअल के सम के इक्वल। तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन याद रखना है, हमसे क्वेश्चन में पूछता है, तो ओवरऑल Ka या ओवरऑल Pka का डायरेक्ट रिलेशन याद रखें। अब इसमें एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन। अच्छा था, यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसोसिएशन में हो क्या रहा है, H प्लस आयन लूज हो रहा है ना, और H प्लस आयन लूज होना मतलब एसिडिक नेचर शो करना है। तो बता H3PO4, H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2, इनमें बता हो क्या रहा है, H प्लस आयन लूज हो रहे हैं ना। तो इनका एसिडिक नेचर, अगर मैं तुमसे पूछूं इन तीनों में से जो स्पीशीज H प्लस आयन लूज कर रही हैं, इनका एसिडिक नेचर कंपेयर करवाऊं। एसिडिक नेचर मतलब कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है कौन वीकर एसिड है। तो तुम देखोगे जैसे जैसे H प्लस आयन लूज हो रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। अच्छा, तुमने सबने पढ़ा है जो एसिड जितना इजीली H प्लस आयन लूज करता है वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड।
तो बता यहां पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये H प्लस आयन को जाने देंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे, क्योंकि इनका ऑपोजिट चार्ज है ना ये। तो बता यहां पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फॉर H प्लस आयन, अट्रैक्शन पूछ रहा हूं, बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन, तो एसिडिक नेचर। और बता जितना एसिडिक नेचर कम उतना अल्फा भी कम उसका, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उतना ही उसके अल्फा की वैल्यू ज्यादा। तो बता अल्फा 1 ज्यादा होता है अल्फा 3, तो रीजन क्या है, एसिडिक नेचर इनका, तो उसको भी लिख लें। तो यहां पर तुम देखोगे एसिडिक नेचर डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है टेंडेंसी या अट्रैक्शन फॉर H प्लस आयन भी बढ़ता है, और अट्रैक्शन फॉर H प्लस आयन बढ़ता है तो बता फिर टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन डिक्रीज होती है। और टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन डिक्रीज होना मतलब वो इजीली H प्लस आयन लूज नहीं कर सकता, और इजीली H प्लस आयन लूज नहीं कर सकता इसलिए एसिडिक नेचर भी डिक्रीज होता जाता है। मतलब बता फर्स्ट डिसोसिएशन ही सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड वही, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना उसका अल्फा ज्यादा, तो अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी, अल्फा 3। रीजन क्या है, उसका एसिडिक नेचर, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका अल्फा उतना ज्यादा, जितना वीकर एसिड उसका अल्फा कम। अच्छा इसी को दूसरी तरह से पूछो, अच्छा बता जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है तो उसमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होती है, और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन के लिए मतलब हम Ka की वैल्यू ज्यादा बोलोगे या कम बोलोगे। तो बता इनमें से मैं तुमसे पूछूं Ka1 Ka2 Ka3 का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कौन सा, क्यों, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा उसी का Ka सबसे ज्यादा होगा ना, तो Ka1 जो होगा लिख लें ग्रेटर देन Ka2 देन Ka3, और pKa, लेकिन ध्यान से पढ़ना pKa पूछा तो वो तो इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि pKa तो माइनस लॉग Ka होता है, तो Ka ज्यादा तो pKa कम। अब जैसे हमने समझा पॉली बेसिक वीक एसिड्स के लिए सेम वैसे पॉली एसिडिक वीक बेसिस वो भी लिख लें, डिसोसिएशन ऑफ पॉली एसिडिक वीक बेसिस। अब इसको रिपीट करना, बस हमें जो थ्योरी पढ़ी वो इसके क्वेश्चन में भी पूछेगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या MgOH होल्ड वाइज लिख लें बोर्ड पर से, या FeOH होल्ड वाइज, सब में रिप्लेसेबल OH एंड मोर देन वन है। तो अब हमने जो अभी थ्योरी पढ़ी वो रिवाइज करवा रहा हूं बस मैं तुमसे। तो बता अगर मैं तुमसे न्यूमेरिकल में बोलूं ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो बता क्या मीनिंग हुआ, एक OH एन डोनेट करवाओगे तीनों, तो लिख लें
तो बताइए क्या देगा, Al+3 और 3OH नेगेटिव आयन। लेकिन बता यहाँ डिफरेंस, अब यहाँ बेस जब OH आयन लूज करता है तो केटायन बनता है ना, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको ओवरऑल Kb बोलोगे। लेकिन बता यहां भी बोलूं, फर्स्ट डिसोसिएशन हो रहा है, फर्स्ट डिसोसिएशन हो रहा है, तो बता तीनों OH आयन या एक OH आयन, एक OH आयन, दो तो उसी के साथ रहेंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो AlOH होल्ड वाइज, और नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा तो केटायन +1 चार्ज बढ़ेगा, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी उसको अल्फा 1। लेकिन सेकंड डिसोसिएशन जब होगा तो बता, अब तो ये +1 चार्ज केटायन लूज करेगा एक OH आयन, तो एक ही रह जाएगा, और एक OH आयन और रिमूव हुआ तो +1 चार्ज और बढ़ जाएगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड Kb2 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड, तो ओनली एल्यूमिनियम आयन बचेगा थर्ड के बाद, और OH आयन लूज होगा तो Kb3 बोल दोगे। और यहां पर भी वही कंक्लूजन, तो हमें ध्यान रखना पॉली बेसिक वीक एसिड्स के कंक्लूजन याद है सारे, तो पॉली एसिडिक वीक बेस के भी ध्यान है, बस रिएक्शन अलग होनी है ये ध्यान रखोगे। तो यहां भी बता इक्वेशन 1 सेकंड थर्ड फोर्थ के सम के इक्वल ही आएगी, तो यहां भी ओवरऑल Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, और दोनों साइड्स का नेगेटिव लॉग ले लेंगे, तो ओवरऑल Pkb इंडिविजुअल Pkb के सम के इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ओवरऑल Pkb1 प्लस Pkb2 प्लस Pkb3 हो जाएगा। अच्छा लेकिन ना यहाँ H+ आयन लूज हो रहा है या OH आयन, तो यहाँ एसिडिक नेचर देखोगे अल्फा का कंपैरिजन के लिए या बेसिक नेचर। अच्छा बेसिक नेचर क्या होता है, H+ आयन इजिली लूज करना या OH आयन लूज करना, OH आयन लूज करना। और बता यहां पर फर्स्ट में देखोगे तो AlOH होल थ्राइस लूज कर रहा है, लेकिन सेकंड डिसोसिएशन में AlOH होल थ्राइस +1 केटायन लूज कर रहा है, और थर्ड डिसोसिएशन में +2 चार्ज वाला लूज कर रहा है। तो बता इन तीनों स्पीशीज में से जो जितना इजीली OH आयन लूज करेगा आपके, वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस। तो बता यहां पर लेकिन आपके नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या पॉजिटिव चार्ज, और बता जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट चार्ज OH आयन बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू लूज OH आयन कम, तो बेसिक नेचर यहां भी कम। बस रीजन में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव चार्ज, और H+ आयन की जगह OH आयन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू लूज लूज OH आयन डिक्रीज होगी, तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। लेकिन मतलब है तो वही कंक्लूजन, जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस उसका अल्फा उतना ही ज्यादा, तो अल्फा 1 ही ज्यादा होगा, तो Kb1 की वैल्यू ही Kb2 से और Kb3 से ज्यादा होगी, तो Pkb1 लेस देन ही होगा सबसे। तो द कंक्लूजन एक के ध्यान रखो, पॉलीबेसिक वीक एसिड के सेम वही, बस पॉली एसिडिक वीक बेस में करने हैं, अलग कुछ नहीं करना हमने।
और ये जो हमने इक्वेशन लिखी ना दोनों की, एसिड और बेस की, पॉली फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी हमारे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल में काम आएगी कि ये इक्वेशन कैसे लिखी हमने। अब ये जो हमने सारा पढ़ा इसको यूज हमने कैसे करना है क्वेश्चन में। लेकिन फिर बोल रहा हूं एक बार और कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पॉलीबेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस का, कि वो क्वेश्चन में लिखता है फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन, या 3 है तो थर्ड डिसोसिएशन। और फिर चाहे पीएच पूछे तो तुम्हें इक्वेशन लिखकर करना पड़ेगा। ओके, बता पहले वाले फॉर्मूले काम के हैं क्या? फिर बोल रहा हूं वो किसके लिए थे? जब वैलेंसी फैक्टर 1 था, और अभी वैलेंसी फैक्टर मोर देन 1 है, 2 या 3। तो हमको यूज कैसे करना है ये सारी चीजों में, उनके लिए क्वेश्चन लिख लें। फाइंड ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, find overall dissociation constant of H3PO4, of H3PO4 if बोर्ड पर सीख लें Ka1 Ka1 Ka2 Ka3 इन तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है। Ka1 Ka2 Ka3 लिख दिया तो हमें पता चल गया कि जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उसी का क्वेश्चन है। और ओवरऑल के पूछा है तो अब तो मैं डायरेक्ट याद है, चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, जितने भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं उन सब का मल्टीप्लीकेशन ही ओवरऑल के ए या के बी होता है। तो के ए इक्वल्स टू क्या बोलोगे? के वन इंटू के टू इंटू के थ्री। तो ओवरऑल के विल बी क्या हो गया होता है? 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 इंटू 3 10 रेज टू द पावर माइनस 21। और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। अब इस तरह का क्वेश्चन भी पहले एआईपीएमटी में आ चुका जहां उसने इंडिविजुअल के दिए थे और ओवरऑल के पूछा था। तो बता, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में यहां पर जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी वो न्यूमेरिकल में दिखनी भी चाहिए। मतलब फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट ही ज्यादा होता है ना, पावर -3 है सबसे ज्यादा, थर्ड वाला सबसे कम होता है, और कम में भी देखो बहुत कम है। अच्छा, -21 पावर का मतलब ये डिसोसिएशन जो थर्ड हुआ ये बहुत ज्यादा हुआ या नेग्लिजिबल हुआ? मतलब ऑलमोस्ट हुआ ही नहीं एक तरह से, क्योंकि -21 पावर बहुत कम है। अब इसी का क्वेश्चन लिख लें नेक्स्ट। फाइंड pH of find pH of बोर्ड पर से लिख लें 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 m बोर्ड पर से लिख लें YOH होल थ्राइस सॉल्यूशन। मींस Y वेरिएबल है कोई, YOH होल थ्राइस सॉल्यूशन। if its first dissociation if its first dissociation is 100%, first dissociation is 100%, second dissociation is 50%, second dissociation is 50%, and third dissociation is negligible, and third dissociation is negligible.
अच्छा पहले तो बता, ये पहले जो हमने टॉपिक पढ़े पीएच वाले, ये उसका क्वेश्चन नहीं है। कैसे पता चला? लिखा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसोसिएशन, तो पता चल गया पॉली बेसिक वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में सुन ले। अच्छा इसमें था, ये तुम्हें पहली चीज तो यहाँ पर जो गड़बड़ एक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं आधे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें ये जो दिया है 100%, 50%, ये क्या है? इसका KB1, KB2, KB3 है या अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, वरना कुछ स्टूडेंट इसमें क्या गड़बड़ करते हैं कि इनको KB1, KB2, KB3 मान के ओवरऑल KB ले आते हैं और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं √KB/C। लेकिन मैंने सबसे पहले वही बोला था कि जो पुराने फॉर्मूले वो यहां काम के नहीं है, क्योंकि ये बेसिसिटी, एसिडिटी, वैलेंसी फैक्टर मोर देन 1 है इनके, और दिख रहा है इसमें 3 OH है, जबकि पहले वाले तो मोनो एसिडिक बेस के लिए थे, तो वो काम के नहीं है। तो जो हमने थ्योरी पढ़ी वो यूज करोगे, डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं आने वाला। अब हमारे पास ओनली इक्वेशन लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसने बता फर्स्ट में क्या बोला है? अल्फा 1 इसका 100% है, अल्फा 2 इसका 50% है, और थर्ड नेग्लिजिबल। वो तो हमें वैसे भी पता था, क्योंकि Ka3 हमेशा कम होता है, Kb3 बहुत कम होता है, इसलिए अभी भी नेग्लिजिबल ही था वो। तो अब लेकिन ध्यान सुना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हमें बेस है तो OH कंसेंट्रेशन लानी है ना, और लाने के लिए हमें दो चीजें चेक करनी है कि फर्स्ट डिसोसिएशन के बाद कितनी OH कंसेंट्रेशन मिलेगी, सेकंड डिसोसिएशन के बाद कितनी मिलेगी, तो ओवरऑल ला पाऊंगा मैं। एक साथ नहीं ला सकता OH कंसेंट्रेशन सारी। तो यहां पर फर्स्ट डिसोसिएशन बोला है, लेकिन बताइए पार्शल हो रहा है या 100%? 100% हो रहा है, मतलब रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? पहली चीज तो ये ध्यान रखना, इरिवर्सिबल लिखा है। क्यों? क्योंकि 100% बोला है। लेकिन 100% का मतलब ये नहीं कि सारे आयन अलग कर दो, OH तीनों अलग नहीं कर सकता, वो तो ओवरऑल में करता हूं। और उसने बोला तो फर्स्ट डिसोसिएशन है ना, मतलब एक OH जब होगा तो ये इरिवर्सिबल डिसोसिएशन शो करेगा। अब इससे कितनी OH कंसेंट्रेशन मिली मुझे वो चाहिए पहले। तो बता इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसको मैं C ही मान लू ना, तो इनिशियली आयन 0 0, आफ्टर 100% डिसोसिएशन YOH होल थ्राइस खुद बचेगा क्या? 100% तो 0 खुद, और इसकी क्या हो जाएगी C। तो बता फर्स्ट डिसोसिएशन से OH कंसेंट्रेशन कितनी मिली? मिल गई। और अच्छा सेकंड डिसोसिएशन किसका होगा? YOH होल ट्वाइस +1 केटायन का। लेकिन बता अब के 100% या पार्शल, मतलब 50%, मतलब बता इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। तो बता यहां रिवर्सिबल क्यों लिखा वो समझ में आया, लेकिन लूज तो फिर भी एक ही करवाऊंगा, क्योंकि सेकंड डिसोसिएशन बोला ना उसने, तो सेकंड OH लूज करवाओ। और बता यहां से फिर OH और मिलेंगे ना, तो उसके लिए लेकिन पहले YOH होल ट्वाइस +1 केटायन की भी तो कंसेंट्रेशन चाहिए। तो बता उसने जो हमने पहले वाले में लिखा, ये C कंसेंट्रेशन ही तो काम आएगी यहाँ पर, क्योंकि 100% है ना वो, तो C लिखेंगे। फिर से 0 0। अब बता इसका अल्फा 50% है ना, तो अब के क्या बता 0 लिखूं या C-C अल्फा? अल्फा होता तब तो C-C अल्फा लिखते हो ना, लेकिन मतलब C-C अल्फा को समझने के लिए C-अल्फा 2 लिखूं ना वो, ओके एग्जैक्ट तो वो है। और इसको क्या लिखेंगे? C-अल्फा 2, ये भी C-अल्फा 2। यहां से कितना OH आयन मिला वो आ गया। तो बता OH आयन कंसंट्रेशन टोटल कितनी है वो हमें पता चल गई, C प्लस C-अल्फा 2 दोनों का सम कर दो, और इसमें से C कॉमन ले सकते हो। अल्फा 2 की वैल्यू हमें पता ही है, C की वैल्यू रख दूं कॉमन लेकर, 6 × 10⁻⁻⁴, अल्फा 2 50% मतलब 0.5, 50/100, तो 1.5 × 6 9 × 10⁻⁻⁴ m। तो OH आयन कंसेंट्रेशन आ गई, यही चाहिए थी पीएच लाने के लिए, क्योंकि बेस है। लेकिन इससे पीएच आएगी या POH पहले? POH आएगी, तो -log 9 × 10⁻⁻⁴, 4 - log 9, log 9 की अप्रोक्स वैल्यू 0.95, डायरेक्ट लिख दूं वैल्यू, 4 - 0.95 3.05,
लेकिन ये आंसर है क्या? 14 में से माइनस करोगे तो कितना आंसर? 10.95। जरा ये किस किस का फर्स्ट टाइम में आया? फर्स्ट टाइम में ऐसे ही सॉल्व किया तो करेक्ट है, और किसी तरह से किया तो रॉन्ग है। ओके, कभी कभी हम रॉन्ग करके भी सही आंसर ले आते हैं, लेकिन वो नहीं कि कंसेप्ट करेक्ट है वो। अब भी रुक जाओ, बता रहा हूं, अब सुन ले। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, जो भी लगा कि OH आयन कंसंट्रेशन तो हमने पीएच जब भी फाइंड करी तो हमने हमेशा नॉर्मेलिटी में लेनी थी, तो अभी भी नॉर्मेलिटी है। कैसे है सुनना ध्यान से। मतलब यहां पर अच्छा वैलेंसी फैक्टर का बेस की सुन ले, रुक जाओ सुनना। बेस का वैलेंसी फैक्टर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? तुम हमेशा क्या बोलते हो? OH आयन या रिप्लेसेबल OH आयन? रिप्लेसेबल OH आयन। और बता फर्स्ट डिसोसिएशन में रिप्लेसेबल OH आयन कितने हैं? ओनली एक। तो बता इसको चाहे मैं मोलैरिटी में लिखूं चाहे नॉर्मेलिटी में लिखूं, कोई डिफरेंस है क्या? फर्स्ट डिसोसिएशन में लाए ना हम तो OH आयन, सेकंड डिसोसिएशन में भी कितना OH आयन रिप्लेस हुआ? एक। तो फिर से नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम। इसको अगर बदलता तो अलग हो जाती, लेकिन उसका मतलब ही नहीं हमें, क्योंकि उसने फर्स्ट सेकंड के बाद बोला है। तो वहां तो बता इंडिविजुअली देखूंगा ना, फिर रिप्लेसेबल OH आयन, तो रिप्लेसेबल OH आयन तो एक ही उनमें, इसलिए मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम, तो ला सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें हमें पहले तो टॉपिक पता चले कि पॉलीबेसिक एसिड जो हमने पढ़े लास्ट में, ये उसका क्वेश्चन, और फर्स्ट सेकंड जो मैंने इक्वेशन लिखा था हर बार, ये उसका क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं तो बताइए क्लियर सबको ये? तो अब इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी होगा कर लोगे? ओवरऑल दे देता तो डायरेक्ट कर लेते सी अल्फा से, लेकिन उसको नॉर्मेलिटी में लेते फिर सी को। ठीक है तो बताइए क्लियर सबको ये? अब मेनली जो हमारा चैप्टर न्यूमेरिकल जो है पूछता है वो हमने पढ़ ली सारे, लेकिन अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमने मॉड्यूल में किए होंगे, तो सॉलिड बफर के बाद सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये भी और है बहुत सिंपल सा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होना और एक जैसे क्वेश्चन सबके। तो लिख लें डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और फर्स्ट भी लिख लेना आर्हेनियस कंसेप्ट। अब ये डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीजन पहले तो, बिकॉज हम सारी स्पीशीज का एसिडिक एंड बेसिक नेचर एक सिंगल कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट कंसेप्ट काम में लेने पड़ते हैं उनका एसिडिक बेसिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए अलग अलग टाइम पर साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंसेप्ट दिए। सबसे पहले दिया था आर्हेनियस ने, और जो बचपन से पढ़ रहे हैं हम, इस पूरे चैप्टर में भी इसी को लिया काम में। जब तुम बचपन से पढ़ रहे हो, एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में H+ आयन देते, बेसिस वो होते हैं जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देते। वो सब किसने बताया? आर्हेनियस ने। लेकिन पहले एक क्वेश्चन बोला उनका, सुन लो, सबका एक कॉमन क्वेश्चन, ये बस माइंड में रखना जो मैं पढ़ा बोलने वाला हूं, कि वो तुम्हें 4 स्पीशीज लिखेगा, ऑप्शंस में दे देगा 4, और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्हेनियस एसिड, या ब्रॉन्स्टेड एसिड, या लुईस एसिड, या ब्रॉन्स्टेड बेस, लुईस बेस, या आर्हेनियस बेस। तो ध्यान रखना, जब भी एसिड बेस के साथ कंसेप्ट का नेम लिख दे, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस की डेफिनेशन है वो ही यूज करके आंसर बताओगे। और हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस की डेफिनेशन बदल जाती है। क्यों बदलती है उसका रीजन भी सुन लो साथ में। बिकॉज आर्हेनियस ने सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस को समझाया, लेकिन ये सारे एसिड्स एंड बेसिस को नहीं समझा सकता कि वो क्यों एसिड है क्यों बेस है। तो जिनको ये नहीं समझा सका उसको फिर किसने समझाया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। और जिनको वो नहीं समझा पाए उसको लुईस ने समझाया। तो एक ध्यान रखना, डेफिनेशन बदलने का रीजन क्या? ये नहीं कि ये रॉन्ग है, रॉन्ग इसमें कुछ भी नहीं, एटॉमिक मॉडल की तरह सब करेक्ट है, लेकिन एक कंसेप्ट से सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग अलग कंसेप्ट काम में लेते हैं डिफरेंट स्पीशीज के लिए। और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यही कंसेप्ट काम में लिया हमने। H+ OH आयन वाले ही एसिड बेस बोले। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑर्गेनिक में बहुत सारा काम में लेते हो, बताऊंगा अभी कैसे। और लुईस एसिड बेस कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में।
कि लोन पेयर डोनर एसिड बेसिस होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड्स होते हैं। यही सब सीधा काम में लिए तुमने, केमिकल बॉन्डिंग में भी यही करा। तो लिख लें फर्स्ट आर्हेनियस कंसेप्ट, और उसमें भी लिख लें एसिड्स, बेसिस मत लिखना, एसिड्स। अब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स किन को बोला, तो लिख लें विच हैव, एसिड्स में which have free H plus ions, which have free H plus ions in their aqueous solution, free H plus ions in their aqueous solution। तो अगर मैं तुमसे पूछूं HCl, H3PO4 लिख लें बोर्ड पर से, H2SO4, ये आर्हेनियस एसिड हैं क्या? क्योंकि बता वाटर में मिलाएंगे तो H+ देंगे ना, तो आर्हेनियस एसिड है। तो सिंपल सा सेकंड लिख लें उसके आगे बेसिस। बेसिस लिख लें which have free OH negative ions, free OH negative ions in their aqueous solution, free OH negative ions in their aqueous solution। बोर्ड पर से लिख लें एग्जांपल्स। तो द NaOH, MgOH होल्ट वाइज, ये सब क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेसिस, आर्हेनियस बेसिस है ना। सबको वाटर में मिलाएंगे तो OHN देंगे, तो ये आर्हेनियस बेसिस है। अब इसमें क्वेश्चंस, इसमें सारे कंसेप्ट्स में हमने सेम क्वेश्चन रिपीट करने, सेम क्वेश्चन, ये थ्योरी नहीं है, एक तरह से क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूं। और सबसे इसका दूसरा, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसका दूसरा, नेचर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या होता है। और एक चीज ध्यान सुन लें कि डिफरेंट कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग वाटर का नेचर भी बदल जाता है। किसी के अकॉर्डिंग ये न्यूट्रल होगा, तो किसी के अकॉर्डिंग एसिड होगा, किसी के अकॉर्डिंग बेस होगा, किसी की जगह दोनों तरह बिहेव करेगा। तो लेकिन बता, जो हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा वो आर्हेनियस कंसेप्ट ही पढ़ा। तो बता वाटर का नेचर, क्योंकि H+OHN दोनों कंसेंट्रेशन इक्वल होती, तो लिख लें वाटर इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल एंड एक्ट्स एज सॉल्वेंट। इसीलिए बता पूरे चैप्टर में हमने, क्या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह वाटर को ही सॉल्वेंट लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम उसको न्यूट्रल मानते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी हर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। और न्यूट्रलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग तो क्या है? एसिड और बेस की रिएक्शन। लेकिन एसिड एंड बेस की रिएक्शन से डिफरेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट्स भी बदल जाते हैं। अब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग मतलब जब भी एसिड एंड बेस के सॉल्यूशन रिएक्शन करते हैं तो एसिड H+ देता है, बेस कैटायन एनायन ऑफ एसिड बेस क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होते हैं, बाकी किसी भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते। ओनली एसिड बेस आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट वाटर बनाते हैं, बाकी किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्ट वाटर नहीं समझा सकते हम। एक और क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम बहुत यूज कर चुके हैं, आज भी पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। मतलब कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन वीकर एसिड होगा। तो बता सिंपल सा, तो जिसका अल्फा 100 वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनका अल्फा पार्शियल वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो सब बता, हमने स्टार्टिंग से बोला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में 100% ब्रेक होते हैं। जो पार्शियली ब्रेक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हो। तो वो सब किसने बताए थे? आर्हेनियस ने। और या दूसरा जो हमने आज भी यूज करा, अच्छा बता, जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होती है। अच्छा अगर ये वीक एसिड हो तो बता, ये भी तो बोल सकता हूं जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन भी ज्यादा होगी। या pKa बोलूं तो कम, मतलब pKa जितना कम होगा उतना बता एसिडिक नेचर ज्यादा या कम?
तो बता H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा हूं AIPMT का, जो इसी लास्ट लाइन पर पूछा था। उसने 4 एसिड्स बोले थे ABCD, उनकी पीके वैल्यू दी थी। अब पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो सिंपल सा था, जिसका पीके मिनिमम उसी की H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मैक्सिमम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की ज्यादा। लिख लें। इसी तरह से बता बेसेस हो तो जिसका पीके भी मिनिमम हो या के भी मैक्सिमम हो या सिंपली OH आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। और 90% क्वेश्चन जो तुम्हें मिलते हैं कंपटीशन में आज डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, और ये जो है यूज करना सबसे इजी। अरहेनियस कंसेप्ट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला वो, क्योंकि वो सारे न्यूमेरिकल पूछता है उसके। तो पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा मतलब वो अरहेनियस कंसेप्ट पर भी तो बेस्ड था। तो हमने हर जगह पीएच पीओएच जब भी लाए तो हमेशा H प्लस या OH एन कंसेंट्रेशन तो लाए ना हमने। तो बता वो किस पर बेस्ड था सारा, अरहेनियस कंसेप्ट। लेकिन अब अरहेनियस कंसेप्ट के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ने डिफाइन क्यों करा, रीजन उसका सुन लो। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि ये हर चीज एक्सप्लेन करता है वाटर में। अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो ही ये समझा सकता है एसिडिक बेसिक नेचर को, अरहेनियस कंसेप्ट। अगर वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो ये ना ये HCl को ये भी नहीं बता सकता अरहेनियस की एसिड है या बेस है, कुछ नहीं बता सकता HCl के लिए, फिर वो ओनली वाटर में बता सकता है। दूसरा ड्रॉबैक, वाटर में भी या कई बार ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें H प्लस होता ही नहीं है फॉर्मूले में, तो उनका तो ये नेचर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। CO2 एसिडिक होती है लेकिन H प्लस है ही नहीं फॉर्मूले में, या अमोनिया गैस बेसिक होती है लेकिन OH है ही नहीं फॉर्मूले में। तो जिनका नेचर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया अरहेनियस, उनमें से कुछ को किसने एक्सप्लेन किया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। अब लिख लें एसिड्स इसके अकॉर्डिंग किनको बोलते हैं। लिख लें एसिड्स, एनी स्पीशीज which can donate प्रोटोन। मतलब इसने H प्लस आयन ही था वो, लेकिन उसको क्या बोला इसने, प्रोटोन। प्रोटोन इन ब्रैकेट H प्लस, any species which can donate proton H plus in any solvent, in any solvent। मतलब बताए वाटर के अलावा भी कोई दूसरा सॉल्वेंट में कोई स्पीशीज H प्लस आयन लूज कर सकती है तो वो उसमें एसिड हो जाएगी। अब वाटर हो सॉल्वेंट या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट हो, एल्कोहल हो कोई भी हो, तो बता उसमें जो H प्लस आयन लूज कर सकता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड। सेकंड लिख ले बेसिस, any species which can accept proton in any solvent, which can accept proton in any solvent, any solvent। अब यहां से मैं जो बताऊंगा मॉड्यूल में तुम देखोगे या कोई नोट्स पढ़ोगे बुक्स पढ़ोगे तो इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन याद नहीं करना। ओनली ये डेफिनेशन बहुत है। ओके अब मैं जो बताऊंगा फिर वो क्वेश्चन है, और ओनली इस डेफिनेशन को हमें यूज करना आ गया, हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने बोला इसको अप्लाई करना बहुत इजी, जबकि 90% क्वेश्चन इसी पर मिलने। और तुमने ऑर्गेनिक में ये सबसे ज्यादा पढ़ा है, मतलब जो H प्लस आयन लूज करता है उसी को उसको एसिड बोलते हो,
लेकिन वहां तुमने हमेशा क्या बोला बेस को, जो H+आयन एक्सेप्ट करे मोस्टली। तो H+आयन एक्सेप्टर, शॉर्ट में बोलूं तो जो H+आयन डोनर होगा इन एनी सॉल्वेंट वो ब्रोंस्टेड एसिड, जो H+आयन एक्सेप्टर होगा इन एनी सॉल्वेंट वो ब्रोंस्टेड बेस। अब पहला क्वेश्चन इसी डेफिनेशन को यूज करवाऊं, मतलब NaOH ब्रोंस्टेड बेस है क्या? अब ब्रोंस्टेड मैंने बोला तो बोला था ओनली उसी की डेफिनेशन सोचोगे, ब्रोंस्टेड बेस नहीं है। मैंने बोला एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस वो दूसरे के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं हो, क्योंकि NaOH को तो समझा देता, अरेनिस नहीं। तो ये तो जो नहीं समझा पाया वो के लिए था ना। तो OH आयन लूज करने की वजह से वो बेस है, लेकिन बताइए ये तो H+आयन एक्सेप्टर को बेस बोलता है। तो अब इसका क्वेश्चन, जैसे मैं तुम्हें 4 स्पीशीज लिखूंगा ऑप्शंस में, अब बोलूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रोंस्टेड एसिड, या विच कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। तो ब्रोंस्टेड एसिड बोला मतलब ओनली H+आयन डोनर चेक करना है। तो जैसे क्वेश्चन बोलूं मैं, HCl, सुनना बस ध्यान से, HCl ब्रोंस्टेड एसिड है या नहीं, सुन लो कैसे चेक करना है, गड़बड़ वरना इसमें हम करते क्या है। HCl H+आयन, अगर इसके पास पहली चीज तो होना चाहिए H+आयन डोनेट करे, तो जो स्पीशीज बनेगी वो एग्जिस्ट करती है या नहीं वो चेक कर लेना। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो डोनेट कर सकता है। तो HCl बता H+आयन लूज करेगा तो Cl- पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड हो सकता है। इसकी जगह अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अब हमें चेक करना है ये ब्रोंस्टेड एसिड है या नहीं। तो सिंपल सी चीज वही जो पहले करा, H+आयन लूज करवाओ इसमें से, तो बताइए अमोनिया बना लेगी ना, और अमोनिया एग्जिस्ट करती है, तो इट कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। इसी तरह से HCO3- पूछो, ये ब्रोंस्टेड एसिड है या नहीं, तो H+आयन लूज करवाओ, कार्बोनेट आयन एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल से हमने बोला, हम रटना नहीं है एग्जाम्पल, ये तो कुछ भी दे सकता हूं मैं, बस चेक करना है कि वो H+आयन लूज कर सकता है और जो स्पीशीज बने वो एग्जिस्ट करती है क्या। तो एक और क्वेश्चन बता दो लिखने के पहले, ये ब्रोंस्टेड एसिड है क्या? बोलो, ये नहीं है और ये है, क्यों? इसमें भी तो H है, इसमें भी H है, तो ये होना चाहिए ना ब्रोंस्टेड एसिड। ये H+आयन लूज कर ही नहीं सकता, इसके पास है ही नहीं रिप्लेसेबल। ये करेगा कैसे, होता है ये फॉस्फोरस का है, और स्टार्टिंग से बोल रहा हूं फॉस्फोरस का आयन हो तो चेक कर लेना, PO2 लिखा है, PO3 लिखा है, PO4 लिखा है, और ये लिखा है PO2, और PO2 मतलब ये किससे बना, H3PO2 से, और रिप्लेसेबल 1 लूज कर चुका, अब दूसरा तो रिप्लेसेबल है ही नहीं, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ओनली ये मत चेक करना कि हाइड्रोजन हो, इसलिए बीच में पूछा ये। अच्छा ये क्यों रिप्लेसेबल है फिर, क्योंकि H2CO3 से बना है ना ये, और इसमें तो दोनों रिप्लेसेबल होते हैं, तो अभी एक रिप्लेसेबल बाकी है। अच्छा था साइनाइड आयन ब्रोंस्टेड एसिड है क्या? हाइड्रोजन ही नहीं है, कहां से होएगा, होना भी तो चाहिए H+ डोनेट करने के लिए हाइड्रोजन। अच्छा ब्रोंस्टेड बेस है क्या फिर, क्योंकि HCN बना सकता है ना वापस। अच्छा था NH3 ब्रोंस्टेड बेस है क्या, NH3 ब्रोंस्टेड बेस है क्या, रीजन बताओ। अच्छा एन अमोनियम आयन बना लेगा वो भी करेक्ट है, अच्छा बनाया क्यों ये बता दो। लोन पेयर, मतलब इस हाइड्रोजन ये तो गरीब था ना, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लोन पेयर देगा ना नाइट्रोजन अपना, तो अमोनियम आयन। अब बताइए लुईस बेस भी है, लोन पेयर डोनर लुईस बेस होते हैं, या H+आयन एक्सेप्टर ब्रोंस्टेड बेस होते हैं, तो डेफिनेशन कॉमन हो गई बस। अच्छा HCO3- ब्रोंस्टेड बेस है क्या, HCO3- ब्रोंस्टेड बेस है क्या, क्योंकि होता ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 बना सकता है ना। हमने तो बोला रटना हमने है ही नहीं, बस जो स्पीशीज बने वो चेक कर लेना एग्जिस्ट करती है नहीं।
तो अमोनियम आयन भी बन सकता है, H2CO3 भी बन सकता है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड बेसेस हैं। और प्रोटोन एक्सेप्टर या प्रोटोन डोनर ही तो देख रहे हो ओनली, बस प्रोटोन डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज बने वो एग्जिस्ट करती है नहीं, या प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो एग्जिस्ट करती है नहीं, ओनली एक चीज चेक करनी। अब इनके अलावा भी मैं कोई बहुत सारे दे दूं, कुछ भी अलग अलग, चेक तो एक ही तरह से करना, ओनली डेफिनेशन। अच्छा बता, वाटर जो है ये H+ आयन लूज कर सकता है क्या? मतलब ब्रॉन्सेड एसिड है क्या ये? मतलब H+ आयन लूज करेगा तो OH आयन एग्जिस्ट करता है ना, द स्टार्टिंग से पढ़ रहे इस चैप्टर में H+OH आयन दोनों होते हैं, मतलब H+ आयन लूज करके OH आयन बना सकता है। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड बेस हो सकता है क्या? और ये तो सबसे ज्यादा पढ़ा है, वाटर में H+ आयन एग्जिस्ट ही हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में करता है। तो बता इसका नेचर। अब एम्फोटेरिक हम बोलते नहीं है उसको, क्या बोलते हैं यहाँ? एम्फीप्रोटिक। क्यों? क्योंकि प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग बोला ना। तो बता, वाटर के जो वाटर आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रल था, हमने बोला नेचर ऑफ वाटर भी बदल जाता है डिफरेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? एम्फीप्रोटिक। लेकिन बता, ये दोनों नेचर एट द सेम टाइम शो करता है या एट अ टाइम ओनली वन नेचर? या तो एसिडिक या बेसिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी बोलता है, प्रोडक्ट अलग बनेंगे, हर बार कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, एसिड अपने रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है और बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड में। क्यों? क्योंकि तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि बेस जब H+ आयन लूज करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, सॉरी, बेस जब H+ आयन एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड में बदलता है, या एसिड जब H+ आयन लूज करता है तो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है। मतलब बता यहां क्या बनते हैं? एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर बन रहे हैं एक तरह से। तो बता प्रोडक्ट बदल गए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट वाटर थे प्रोडक्ट, जबकि यहां क्या है? कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस है। और यहां पर फिर वही क्वेश्चन हमसे, लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखोगे, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में काम आएगा। अब वो वही जो मैं स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूं, फिर दोबारा बोल रहा हूं। अच्छा बताओ, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अच्छा बता, ये जो एसिड बेस के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, इनमें डिफरेंस किसका होता है? हाँ बोलो। 1H+ आयन का। ओनली डिफरेंस ऑफ 1H+ आयन लिखवाया था स्टार्टिंग में भी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पहले। एसिड 1H+ आयन लूज करे, अगर दो करती है तो नहीं बोलेंगे, फिर 1H+ आयन लिख लें दोबारा, 1H+ आयन लूज करे तो कॉन्जुगेट बेस, लेकिन बेस 1H+ आयन एक्सेप्ट करे तो कॉन्जुगेट एसिड। अब मैं जो बोल रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फिर आंसर बोलना, जल्दबाजी मत करना, सबको आता है। HCO3- इसका कॉन्जुगेट बेस, और मैंने अभी बोला था आराम से बताना, आता है, गड़बड़ मत करना खुशी खुशी में। अब पहली चीज तो ये मैंने जानबूझ के एम्फीप्रोटिक वाला दिया एग्जाम्पल, क्योंकि तुम कितना ध्यान से करते हो क्वेश्चन, वरना बताइए एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है, इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि कॉन्जुगेट बेस किसका होता है,
कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है वो डिसाइड करेगा इसका खुद का नेचर। तो फिर दोबारा बोल रहा हूं, जब भी तुमसे पूछे कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो जिस स्पीशीज के लिए वो पूछ रहा है उसका नेचर क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अब मैंने बोला HCO3-1 होता है एम्फीप्रॉटिक है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका कॉन्जुगेट बेस बताएं। अब बता, कॉन्जुगेट बेस हमें पता है किसका होता है, एसिड का, तो मैं इसको ओनली एसिड मानूंगा। अब एम्फीप्रॉटिक नहीं बोल सकता क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पूछा है मुझसे, तो ये एसिड होगा ओनली। और एसिड होगा लिख लें, तो बता 1H+ आयन लूज करवाओ, तो क्या आंसर होगा, CO3-2 आयन, कार्बोनेट आयन। लेकिन अगर बोल दूं इस HCO3- का कॉन्जुगेट एसिड बताएं, तो बता अब इसको मानूंगा मैं बेस, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो आंसर होगा H2CO3। मतलब डिफरेंट, फिर वही मैं बोल रहा हूं जो एम्फीप्रॉटिक है यहां पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना, कॉन्जुगेट एसिड बेस जब वो पूछे। तो यहां पर दो तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए थ्योरेटिकल। एक तो कि वो तुमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड बेस, या दोनों में से किसी की तरह भी या किसी की तरह नहीं। दूसरा क्वेश्चन कॉन्जुगेट एसिड बेस पूछेगा, लेकिन फिर बोल रहा हूं कॉन्जुगेट बेस पूछे तो गिवन को एसिड मानना, चाहे कुछ भी होती हो वो। कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो बेस मानना है। अब इसी का ये जो एसिड बेस हमने अभी बोले, या सॉल्वेंट हमने यहां बोला ना, कोई भी हो सकता है, तो उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब वो प्रोटॉन लूज कर सकता है सॉल्वेंट या गेन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। लिख लें नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। अब फर्स्ट लिख लें बोर्ड पर से, प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, प्रोटोजेनिक या एसिडिक सॉल्वेंट ये नेम ही बता रहा है कि इनका क्या मीनिंग है। अच्छा बता, प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटॉन जनरेट करने वाला, मतलब प्रोटॉन डोनर सिंपली बोलूं। और बता, जो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनेट करता है उनको एसिडिक बोलते हो ना, तो लिख लें विच कैन डोनेट, प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट में which can donate proton, which can donate proton। अब इनके एग्जाम्पल याद नहीं करना, क्योंकि इसका मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। जो अभी हमने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रोंस्टेड एसिड, अब डायरेक्ट ना पूछना मुझे ब्रोंस्टेड एसिड, तो मैं क्या पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजेनिक, मतलब एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड ही पूछा मैंने। सेकंड लिख लें, तुम ही बता दो, प्रोटोफिलिक या बेसिक सॉल्वेंट्स, मतलब प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर, तो लिख लें प्रोटोफिलिक और बेसिक सॉल्वेंट्स विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन। और जो एक्सेप्ट करेंगे प्रोटोन वो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेसिक सॉल्वेंट ही होते, बेसिक ही होते। तो प्रोटोफिलिक या बेसिक सॉल्वेंट्स में विच कैन एक्सेप्ट प्रोटोन। थर्ड लिख लें एम्फीप्रॉटिक, ये तो हम पढ़ ही चुके इतनी बार अभी। मतलब एम्फीप्रॉटिक का मतलब क्या, डोनेट एंड एक्सेप्ट या और एक्सेप्ट, या तो एक्सेप्ट डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। लिख लें विच कैन डोनेट, which can donate or accept proton, which can donate or accept proton। बोर्ड पर से लिख लें एग्जाम्पल। मतलब अभी हमने पढ़े वाटर और HCO3-, तो अच्छा HS- भी प्रोटो एम्फीप्रॉटिक है, लूज करेगा तो सल्फाइड आयन बनाएगा H+ आयन, गेन करेगा तो H2S। फोर्थ लिख लें एप्रोटिक, तो द एप्रोटिक क्या होंगे, जो ना तो डोनेट करें ना एक्सेप्ट करें। लिख लें फोर्थ एप्रोटिक।
which can neither donate nor accept proton, which can neither donate nor accept proton. और ये सबसे ज्यादा काम आएंगे तुम्हारे ऑर्गेनिक में, मतलब सबसे ज्यादा वहां जो तुमने नॉन पोलर सॉल्वेंट पूरी मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेंजीन ही सबसे ज्यादा काम में लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट या CCl4। तो CCl4 बेंजीन ना तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से, ना गेन करते हैं। फिफ्थ, एम्फोलाइट्स। और पढ़ाने के पहले बोल रहा हूं ये एम्फोलाइट्स और एम्फीप्रोटिक में डिफरेंस क्लियर रखना, वरना इन दोनों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं। एम्फोलाइट्स लिख लें इसमें, एम्फोलाइट्स in which a same molecule can donate and accept proton, can donate and accept proton, can donate and accept proton। एग्जाम्पल लिख लें, all amino acids, all amino acids। अब इसमें कैसे है, अच्छा पहले ये पढ़ो यहां पर क्या लिखा है, डोनेट और एक्सेप्ट या एंड एक्सेप्ट, मतलब लूज भी वही करेगा गेन भी वही करेगा। जबकि बता एम्फीप्रोटिक में क्या था, या तो लूज करेगा या गेन करेगा, और लिखा है बीच में प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट लिखा है, जबकि यहां क्या बोल रहा हूं, डोनेट एंड एक्सेप्ट, एंड लिखा है उसमें। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ग्लाइसिन, अमीनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट, NH2CH2COOH। अच्छा बता ग्लाइसिन में एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, H+ आयन लूज कर सकता है। अच्छा नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो जो ये लूज करेगा वो ये गेन कर सकता है। तो एसिडिक बेसिक नेचर दोनों, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर इन अ सेम मॉलिक्यूल, और ये जो H+ आयन लूज करेगा वो ये नाइट्रोजन गेन करेगा, तो बता NH3+ बन जाएगा ना, और CH2 H+ आयन लूज करेगा तो CH2COO- आयन बन जाएगा। और यहां बता ये नॉर्मल आयन है क्या, नॉर्मल आयन सुन लो, नॉर्मल आयन होता तो या तो ओनली नेगेटिव चार्ज होता या ओनली पॉजिटिव चार्ज होता, बट यहां एक साथ दोनों चार्ज है, इसीलिए तुमने अभी बोला इसको क्या बोलते हो, ज्विटर आयन। और ये जो ज्विटर आयन होता है ये खुद भी एम्फोलाइट होता है, ये फिर H+ आयन लूज गेन कर सकता खुद ही, बता ये H+ आयन लूज कर सकता वापस, COO- गेन कर सकता है, इसलिए एरो दोनों साइड में शिफ्ट करा। अब इसमें एक क्वेश्चन बोला जो पहले एम्स में आया था, वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं, डायरेक्ट बस फॉर्मूला याद रखना है, ग्लाइसिन की पीएच का फॉर्मूला, वैसे तो सिलेबस में है बस डायरेक्ट याद रख लो, pKa1 + pKa2/2। ठीक है, अब इसमें बस बोल रहा हूं थोड़ा सा बस बचा है 10 मिनट का, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मॉड्यूल सॉल्व करके लाने के लिए बोला था, तो वो भी हम आज लाए थे, तो कल भी ले आना। ठीक है, तो फिर हम उसके डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर कंप्लीट होने दो।